वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक ऐसे एस्पेक्ट को देख रहे हैं जो कि वित्तीय प्रबंधक के लिए, वित्तीय प्रबंध करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, कदम है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संस्था के लिए इस स्टेप के द्वारा ही सफलता अर्जित की जा सकती है। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम प्रबंधकीय मॉडल्स को पढ़ते हैं, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसका पहला शब्द होता है नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, जो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं या आज से थोड़ी देर बाद हम क्या करने वाले हैं, उसका डिसीज़न यदि हम प्रेजेंट मोमेंट पर ले लेते हैं, आज अभी ले लेते हैं, तो वह निर्णय की प्रक्रिया ही या वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्लानिंग। और जब यह प्लानिंग वित्तीय साधनों से, वित्तीय लक्ष्यों से, फाइनेंशियल गोल्स या फाइनेंशियल प्रोसीजर्स से रिलेटेड हो, तो वह वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो यदि हम इसको इस तरह से भी समझें कि वित्तीय नियोजन भी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल मैटर्स के लिए या फाइनेंशियल प्रोसीजर्स के लिए, क्रियाओं के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए हम एडवांस में डिसीज़न लेते हैं कि हमें कुल कितनी पूंजी चाहिए, उस कैपिटल का वॉल्यूम क्या होगा, सोर्स क्या होगा, रेशो क्या होगा और कॉस्ट क्या होगी, उनसे होने वाली हमें प्रत्याय कितनी एक्सपेक्टेड है। इनके सभी के बारे में यदि हम या एक वित्तीय प्रबंधक वित्तीय नियोजन के दौरान निर्णय लेता है, तो वह वित्तीय नियोजन कहलाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड विद द फाइनेंशियल मैटर्स और टेकिंग डिसीजंस इन एडवांस फॉर अचीविंग द मेन गोल, या यूँ कह दीजिए कि मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। अब हम इसको और अच्छी तरह समझने के लिए वित्तीय नियोजन की प्रकृति या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नियोजन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण। जैसा कि नियोजन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गोल्स निर्धारित करना, उद्देश्यों को डिटरमाइन करना। उद्देश्य क्या होते हैं या लक्ष्य किसको कहते हैं, गोल्स क्या होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, जो किसी भी संस्था के अल्टीमेट उद्देश्य होते हैं। संस्था के उद्देश्यों के बारे में या वित्तीय प्रबंधक के उद्देश्यों के बारे में हमने दो बातें समझी थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को वित्तीय क्रियाओं को संचालित करते समय इन दो पर फोकस करना चाहिए कि वह लाभों को भी अधिकतम करे और अंशधारियों या कंपनी के स्वामी जो ऑनर्स हैं उनकी संपदा या वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करे, और उसके आधार पर वह फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करता है या डिटरमाइन करता है। जैसे कि दीर्घकालीन उद्देश्य और अल्पकालीन उद्देश्य क्या होते हैं, कि कोई भी संस्था अल्टीमेटली ये चाहती है कि जितने भी वित्तीय साधन वह एकत्रित करे, जितने भी फंड्स वो कलेक्ट करती है, उन सबका इस तरह से यूज़ होना चाहिए, इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जा सके। वित्तीय नीतियों का निर्धारण, सेकंड पॉइंट, जैसा हम कहते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइड कर लेते हैं तो अब हमारी नीतियाँ निर्धारित होती हैं। यानी नीति का मतलब कि हम अब उन लक्ष्यों के आधार पर
आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारा स्टेप क्या होगा, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, हमारा फोकस क्या होगा। इन नीतियों के द्वारा हम ये डिसाइड करेंगे कि टोटल पूंजी कोष कितना चाहिए, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं वित्तीय प्रबंध में पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। कुल पूंजी की मात्रा कितनी चाहिए, उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस कैपिटल फंड को हमें एकत्रित करने के लिए किस प्रकार प्रतिभूतियों का निर्गमन करना है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ का डिसीजन हमें लेना है। फिर उसके बाद उनके बीच में एक रेशो किसके बीच में होना चाहिए, स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी, रेशो बिटवीन डेट कैपिटल एंड ऑनर्स कैपिटल, ये रेशो क्या रहेगा। इस रेशो के बेसिस पर जो भी हम पूंजी संरचना या कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी, और उससे प्राप्त होने वाले लाभों का या लाभांश का, डिविडेंड का डिसीजन किस तरह से लिया जाएगा। ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम एक सर्टेन पॉलिसी, एक निश्चित नीति का निर्धारण करते हैं, जो कि इन कार्यों को सरलता से या सुगमता से पूरा कर सके। जो तीसरा इसका नेचर है, या नेचर को समझने के लिए जो हम तीसरी बात करते हैं, वो है वित्तीय प्रविधियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक्स। अब वित्तीय प्रबंध कोई एक परंपरागत विधि नहीं रही, एक कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं रहा, बल्कि अब मॉडर्न ग्लोबल बिजनेस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और प्रविधियाँ, तकनीकें, विधियाँ, मेथड्स, सिस्टम्स डेवलप हो गए, जिनके द्वारा हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक सूट करती है, हम किस विधि के द्वारा ऊपर के दोनों कार्यों को सुगमता से कर सकें, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। और इस कार्य को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स आजकल यूज़ की जा रही हैं। एनालिसिस के मेथड्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको हम ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा एक बेस्ट विकल्प पर हम जाते हैं, बेस्ट ऑप्शन पर हम जाते हैं, और उसके आधार पर उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो संक्षेप में हम बात करें तो वित्तीय नियोजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हम सबसे पहले एक संस्था के लिए वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, यानी दीर्घकालीन पूंजी कितनी होगी, कार्यशील पूंजी कितनी होगी, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म फंड्स और वर्किंग कैपिटल। और इन दोनों की मात्रा या वॉल्यूम को डिसाइड करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है कि उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ कैसी होंगी, जिनका हम उपयोग करेंगे। और उसी को दोनों प्रोसीजर्स को पूरा करने के लिए हम किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें। तो इस तरह से वित्तीय नियोजन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जो संस्था के स्वामी हैं, जिनको हम समता अंशधारी या इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना या ऑर्गेनाइजेशन की नेट वर्थ को अधिकतम करना, शुद्ध मूल्य को अधिकतम करना का उद्देश्य पूरा किया जाता है। अब आते हैं वित्तीय नियोजन क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं, या किन कारणों से फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड होती है। सबसे पहली बात हम करें तो कोषों का अनुकूलतम प्रयोग करना, ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स। अब कोषों की बात होती है, फंड्स की बात होती है, कैपिटल की बात होती है, तो सभी हम जानते हैं ये बात कि हम इसकी लागत पे करते हैं। हर कैपिटल की कॉस्ट होती है, चाहे इक्विटी कैपिटल हो, प्रेफरेंस कैपिटल हो या डिवेंचर कैपिटल, कॉस्ट पे करनी होगी ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए उसे करना क्या चाहिए,
कि उसकी लागत के आधार पर उसके उपयोग को अनुकूलतम बनाना चाहिए। अनुकूलतम या ऑप्टिमम का मतलब है कि वह किसी भी प्रकार का वेस्टेज कैपिटल का नहीं हो, अदरवाइज कंपनी या संस्था प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी, किसी तरह का रेट ऑफ रिटर्न को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी और उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उसके अर्निंग पर शेयर पर होगा। दूसरी बात हम करते हैं, लागत एवं जोखिम में सामंजस्य होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यह बैलेंस किस आधार पर होगा? संतुलन किस आधार पर होगा? क्योंकि जैसा कि हम समझ ही चुके हैं, हर पूंजी की लागत है और प्रत्येक लागतों को निर्धारित करना, उसके आधार पर रिस्क को देखना, रिस्क कहाँ पर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहाँ है कि जोखिम कौन सी पूंजी में सबसे ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा डिबेंचर्स है, जो हमारे ऋण पत्र हैं, जिनको हम ऋण पूंजी के आधार पर काम में लेते हैं, वो हम कंपनी के लिए दायित्व हैं, वो कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं। और यदि कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर पाती तो उनको दिए जाने वाले इंटरेस्ट या उनका शोधन किया जाना दोनों ही संभव नहीं होगा और कंपनी बहुत बड़ी हानि के दौर से गुजर सकती है। इसलिए उसे लागत और जोखिम में एक संतुलन बैठाना होगा कि जो लागतें हैं वही जोखिम है और उन जोखिम और लागतों के आधार पर लाभ को अर्जित किया जाना फर्म के लिए आवश्यक होता है। इसलिए नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा इन सभी के बारे में उचित निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद में आता है नीतियों में लोचशीलता। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल क्लियर सी बात है कि वित्तीय नियोजन करने का उद्देश्य ये भी होता है किसी भी परिस्थिति में संस्था के निर्णयों को फ्लेक्सिबल किया जा सके, उनमें कुछ बदलाव किए जा सके, कुछ परिवर्तन की उसमें पोटेंशियल या स्थिति होनी चाहिए। जैसी बाजार की स्थिति है, जैसा मार्केट है, अकॉर्डिंगली वित्तीय मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर उस वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया को या कोषों के उपयोग को, उनकी यूटिलाइजेशन को अकॉर्डिंगली चेंज कर सके, ऐसे नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे संस्था को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। यदि हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें कोविड-19 की, तो उस बेसिस पर जैसे सभी कंपनीज को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यानी इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहा जिस पर इसका एक बहुत ही कहना चाहिए घातक प्रभाव पड़ा है। घातक इस सेंस में कहा जाना चाहिए कि ये कोई सामान्य हानि की स्थिति नहीं रही, बल्कि हर कंपनी को अपने कोषों पर बहुत भारी नुकसान हुआ, प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, उनकी डिमांड ख़त्म हो गई और वो अपने पूंजी की लागतों को पे करने की स्थिति में नहीं रही। तो इतना अनएक्सपेक्टेड जो चेंज इकोनॉमी पर या कॉरपोरेट सेक्टर पर आया है उसको फुलफिल करने के लिए या उससे ओवरकम करने के लिए, उससे दूर करने के लिए किसी भी वित्तीय नियोजन में फ्लेक्सिबिलिटी का होना ज़रूरी होता है। तो यह बात यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर देखी जाती है।